जो दिखता है वो बिकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज जो थंबनेल में लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, नेचुरल प्रोड्यूस को किस तरह से मार्केट करना है, कैसे अपना एक मार्केटिंग चैनल उसको खड़ा करना है। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका स्वागत करता हूं। और आई एम श्योर आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो दिखता है वो बिकता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में कि आप जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, नेचुरल प्रोड्यूस है, उसको किस तरह से मार्केट करना है। इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे एडवर्टाइज करते हैं। जी हाँ, आप खुद को कैसे एडवर्टाइज करते हैं। पहले अगर आपने खुद का नाम बना लिया, खुद की पहचान बना ली, तो फिर आप बहुत इजीली अपने जो प्रोड्यूस है उसको आप मार्केट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कई सारे बातों पर हम आज चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई भी इस तरह के जो मार्केटिंग जार्गन्स होते हैं, एमबीए जार्गन्स होते हैं, उनको मैं बिल्कुल यूज ना करूं और एक बहुत सरल भाषा में आपको ये बताऊं कि किस तरह से आपको अपने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस या नेचुरल प्रोड्यूस को मार्केट करना है। देखिए, सबसे पहले तो एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें तो फार्मिंग कम्युनिटी में अपना नाम बनाइए, अपनी पहचान बनाइए। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। 5 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब मैंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की थी तो मैं इस तरह के कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। जो ऐसे किसान थे, लाइक माइंडेड फार्मर्स थे, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या शुरू करने की इच्छा रखते हैं। तो जब भी मैं इन व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता था तो यू हैव टू मेक श्योर, आप भी अगर ऐसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप एक्टिव रहिए उस ग्रुप्स में। और जो भी आपके खेत में छोटी मोटी भी एक्टिविटीज हो रही है, यानी कि अगर आप जीवामृत बना रहे हैं तो आप जीवामृत को कैसे बनाएं उसके बारे में एक वीडियो डालिए। छोटा सा क्लिपिंग आप डाल सकते हैं। जीवामृत का अगर आप स्प्रे करते हैं अपने खेत पर, उसका एक वीडियो आप उस ग्रुप में डालिए। अगर आप अपने खेत पर खरपतवार निकाल रहे हैं, वीडिंग कर रहे हैं, तो किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू, यानी किसी यंत्र के थ्रू अगर आप वो वीडिंग कर रहे हैं तो उसका एक छोटा सा वीडियो आप डालिए। अगर आप अपनी फसल को हार्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक छोटा सा वीडियो डालिए। तो कहने की बात यह है कि आप अपने खेत की जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो आप ऐसे ग्रुप्स में डालते रहिए। बिकॉज क्या होता है कि आप खुद देखते हैं कि 256 यानी 256 लोग होते हैं मैक्सिमम एक व्हाट्सएप ग्रुप में। इन 256 लोगों में कैसे पता चलेगा कि आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं? ये बहुत ही ज़रूरी है। ये कई लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है। जब भी आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, यानी जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप उसमें एक्टिव रहिए। साथियों, ये जो फार्मिंग कम्युनिटी में पहचान बनाने वाली जो बात है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्या होता है कि जब आपका नाम हो जाता है ऐसी फार्मिंग कम्युनिटी में, जब आपको कई किसान जानने लगते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको रेफरेंस मिलना शुरू हो जाते हैं कस्टमर्स के। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर जैसे मेरा जो मेन प्रोड्यूस है वो शरबती गेहूं है, राइट। अब मेरे ऐसे कई कस्टमर्स हैं जिनको चावल भी लगता है, जिनको इस तरह की कई दाल लगती हैं जो शायद मैं ग्रो ना कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कस्टमर्स को मैं इनकी जो लीड्स होती है, इनके जो भी ऑर्डर्स होते हैं, मैं ऐसे किसानों को ट्रांसफ़र करता हूं या ऐसे किसानों को पास ऑन करता हूं जो धान की खेती करते हैं या इस तरह की दाल की खेती करते हैं। अब देखिए, ऐसे कई सारे किसान होंगे उस ग्रुप में जो धान की खेती करते हैं, बट मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि सो एंड सो जो किसान है वो धान की खेती कर रहा है या अरहर या मूंग दाल या तुअर अपनी उड़द दाल की खेती कर रहा है? ये मुझे ऐसे ही जानने में मिलेगा जब वो किसान उस ग्रुप में एक्टिव है और मैं ऐसे किसान को ट्रस्ट कर सकता हूं और उन्हीं किसानों को मैं ये लीड पास ऑन करूंगा, राइट। और दूसरी तरीके से अगर देखें तो ऐसे मेरे पास भी ऐसे कई लीड्स, ऐसे कई ऑर्डर्स आते हैं जो दूसरे किसान मेरे को ट्रांसफ़र करते हैं कि फॉर एग्जांपल उनके कोई कस्टमर को शरबती गेहूं चाहिए। तो उनको पता है कि संकल्प शर्मा है जो विदिशा में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, और ये अपनी खेती में किसी भी प्रकार का जहर नहीं डाल रहे हैं। तो ऐसे किसी किसान को वो ये लीड पास ऑन करते हैं। तो ऐसे मेरे पास कई ऑर्डर्स आए हैं जो किसी और किसान साथी ने मुझे दिए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फार्मिंग कम्युनिटी में अपनी पहले पहचान बनाएं, क्योंकि ये एक फर्स्ट स्टेप है जो आपको करना ही करना है। दूसरा ये कि कई साथियों ने पूछा था कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। देखिए, शुरू में जब मैंने अपना एक प्राकृतिक खेती शुरू किया था, मुझे कभी ज़रूरत फील नहीं हुई कि मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए, क्योंकि
जब आपका जो उत्पाद है, आपका जो प्रोड्यूस है, वो खुद अपने आप में एक सर्टिफिकेट है। आपको खुद एक एथिकल होना पड़ेगा, आपको अपने आप से एक सच होना पड़ेगा, सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा कि आप अपने खेत में किसी भी प्रकार का रसायन या केमिकल ना डालें। और जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो प्रोड्यूस है वो खुद अपने आप में एक सर्टिफिकेट है। बट अगर आप जैसे जो सरकारी जो एजेंसीज हैं, जैसे मैंने मध्य प्रदेश स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है एमपीसो का, वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन किया है। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वहाँ आप सर्टिफिकेशन की अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्ता है, तो करने में कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप नहीं भी करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज ऐसे कई किसान साथी हैं जो बिना सर्टिफिकेट के भी अपने नेचुरल जो उत्पाद है, जो प्रोड्यूस है, वो इजीली बेच पा रहे हैं। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है, फार्मिंग कम्युनिटी में अपनी पहचान बनाना, और सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव रहना है, यानी व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू आप अपने आप को एडवर्टाइज करते रहें। दूसरा स्टेप ये है कि आपको एक ही क्रॉप पे डिपेंड नहीं होना है। मतलब एक डाइवर्सिटी की हम जो बात करते हैं, क्रॉप डाइवर्सिटी, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि 7 से 8 अलग अलग फसलें लगाएं, ताकि आपके पास एक वैरायटी हो कस्टमर्स को देने के लिए। अगर आप एक ही फसल पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हो सकता है कि वो एक आपसे खरीदे, लेकिन उस कस्टमर को अपने किचन के लिए सभी कुछ चाहिए। उसको गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, धनिया पाउडर चाहिए, हल्दी पाउडर चाहिए, मिर्ची पाउडर चाहिए, हर तरह की दाल चाहिए। तो इस तरह के जो भी एक डाइवर्सिफाई अगर आपका एक पोर्टफोलियो अगर आप रख सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं। तो कोशिश करिए कि आप अपने खेत पर अलग अलग फसलें उगाएं। और उसका दूसरा एडवांटेज ये भी है कि मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है और उस वजह से आपकी कोई एक फसल खराब या 2 फसल खराब होती है, तो एटलीस्ट आपके पास एक कुशन रहेगा दूसरी क्रॉप्स पे फॉल बैक होने का। तो हमेशा क्रॉप की डाइवर्सिफाई रखें क्रॉप्स को, एक फसल पे आप डिपेंडेंट ना रहें। थर्ड पॉइंट, आप हमेशा पहले प्रोडक्शन पे फोकस करें, क्योंकि कई साथी ये सोच के ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट ही डेवलप नहीं है, तो हम कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग शुरू करें। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं और शुरू के सालों में अगर आपका मार्केट डेवलप नहीं है, तो भी आप अपने उत्पाद को आपकी निकट जो भी मंडी है, सब्जी मंडी है या अनाज मंडी है, वहाँ बेच सकते हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा इसका एक मैथमेटिक्स, इसका इकोनॉमिक्स समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा एक सोच क्या रहता है कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो क्यों हम मंडी में बेचें, राइट। ये सोच को आपको शुरू में थोड़ा बदलना पड़ेगा, बिकॉज यही एक स्टेप रहता है जहां आपसे गलती हो सकती है और हम डीमोरलाइज हो सकते हैं, हम हताश हो जाते हैं कि हमको मार्केट नहीं मिल रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि नेचुरल फार्मिंग में आपने जो आपकी इनपुट कॉस्ट है, जो आपकी लागत है, वो आपने कम कर ली है, राइट। और ये भी एक भ्रांति है, एक मिथ है कि शुरू में आपको प्रोडक्शन उतना नहीं मिलता जितना केमिकल फार्मिंग में मिलता है। अगर आप नेचुरल फार्मिंग के चारों पिलर्स को फॉलो करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका जो उत्पादन है, आपकी जो यील्ड है, वो कम नहीं होगी और आप अपनी इनपुट कॉस्ट कम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि शुरू के सालों में आप इनपुट कॉस्ट कम करके अगर यही उत्पाद आपकी मंडी में भी बेचेंगे तो भी आपको फायदा है, और धीरे धीरे आप अपना मार्केट को डेवलप कर सकते हैं, राइट। सो पहले आप प्रोडक्शन पर फोकस करिए, अपनी मिट्टी को स्ट्रॉन्ग करिए, उसका रेजिस्टेंस पावर इंप्रूव करिए, और धीरे धीरे पैरेलली आप अपना मार्केट बना सकते हैं। राइट फ्रॉम डे वन मार्केट बनना संभव नहीं है। मेरा भी जब मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की थी, मेरा कोई मार्केट डेवलप नहीं था, धीरे धीरे ही मैंने अपना मार्केट को बनाया है। चौथा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड और सप्लाई। देखिए, सबसे अच्छी बात इस फार्मिंग की ये है, नेचुरल हो या ऑर्गेनिक हो, कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इतनी ज़्यादा डिमांड है कि सप्लाई कम पड़ जाती है। जैसे मैं आज की अपनी ही स्थिति बताता हूँ, शरबती गेहूं का मेरे पास इतना ज़्यादा ऑर्डर है कि मैं उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैं या तो ऐसे किसी किसान से संपर्क करूँ जो शरबती गेहूं कर रहा है और उससे मैं बात करके ये ऑर्डर जो भी मेरे पास आए उसको मैं फुलफिल करूँ, राइट। सो और सबसे अच्छी एक और बात है कि कंपटीशन कम है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। हर किसी के पास इसका मार्केट अवेलेबल है, देयर इज रूम फॉर एवरीवन। तो एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो यही हो जाता है जब भी हम नेचुरल फार्मिंग शुरू करते हैं कि डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई। तो बस आप प्रोडक्शन पे फोकस करिए, शुरू में लग जाइए काम पे, मार्केट अपने आप आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गेट इनटू प्रोसेसिंग, यानी आप अपने उत्पाद को प्रोसेस करके बेचिए अगर हो सके तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं,
और आप अगर उसको आटा बना के बेचेंगे, बिकॉज कई कस्टमर्स प्रेफर करते हैं कि वो गेहूं नहीं खरीदेंगे, वो सीधा आटा खरीदेंगे। या आप धान अगर आप ग्रो करते हैं तो धान से आप चावल बना के बेचिए। हल्दी अगर आप ग्रो करते हैं तो हल्दी से हल्दी पाउडर बना के बेचिए। आप अगर मान लीजिए दाल अगर आप ग्रो करते हैं, जैसे अरहर है, मूंग दाल है, तुअर, ये आपकी जो उड़द दाल है, अगर आप उसको साबुत दाल की जगह स्प्लिट करके यानी इसकी दाल बना के बेचेंगे तो आपको कहीं ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। आप अगर मिर्ची लगा रहे हैं तो मिर्ची का पाउडर बना के आप बेच सकते हैं। अगर आप गन्ने की खेती कर रहे हैं तो गन्ने का गुड़ बना के आप इसको बेच सकते हैं। क्योंकि प्रोसेसिंग अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स की करनी शुरू कर दी तो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो कई गुना बढ़ जाएगा। हल्दी, आप 1 किलो की हल्दी 300 से लेकर 400 रुपए किलो में आसानी से बेच सकते हैं। आटा अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो आप 50 से लेकर 60 रुपए किलो में इजीली आप बेच सकते हैं। चावल 100 रुपए से 120 रुपए किलो में आप इजीली बेच सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि अगर आप प्रोसेसिंग पे ध्यान दें। दूसरा ये कि प्राइसिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको अपनी प्राइसिंग इस तरह से रखनी है कि नॉर्मल कस्टमर के रीच से बाहर ना हो। इट शुड नॉट बी आउट ऑफ रीच फॉर नॉर्मल कस्टमर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं अगेन ये एक बहुत बड़ा मिथ, एक भ्रांति बन चुका है कि जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ज़्यादा महंगे हैं। देखिए आपने मिडिल, आप जब कस्टमर्स को अपने डायरेक्ट एंड यूजर तक पहुंच रहे हैं तो आपने मिडिल मैन को वैसे ही हटा दिया है, उसका जो मार्जिन आपने वैसे ही हटा दिया है। तो आपको अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको बस ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट की कीमत इस तरह से रखनी है कि आपके कस्टमर्स के भी पॉकेट पर वो चीज़ भारी ना पड़े, आपको भी नुकसान ना हो, विन विन सिचुएशन आपके लिए भी रहे, आपके कस्टमर्स के लिए भी रहे। तो हमेशा अपने प्रोड्यूस को इस तरह से उसकी प्राइसिंग रखें कि कस्टमर्स पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और आप भी फायदे में रहें। साथियों एक और जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, मतलब अपने कस्टमर को समझना। और सबसे अच्छी बात आजकल ये है कि हमारे जो आजकल के कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सभी को चाहिए कि वो जहर मुक्त खाना खाएं। तो ऐसे कस्टमर की कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो आपको इस तरह के टारगेट सेगमेंट्स को चुनना है और इस तरह के कस्टमर्स आपको इजीली अवेलेबल हैं जो आज अच्छे क्वालिटी के लिए, अच्छे केमिकल फ्री खाने के लिए पैसे देने तैयार हैं। तो बस आपको ऐसे कस्टमर्स को ढूंढना है। साथियों ये जो एक पॉइंट अभी मैं बताने जा रहा हूं वो एप्लीकेबल है खासकर सब्जियों की खेती के लिए, यानी अगर आप वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए अगर आप गेहूं जैसी फसलों की खेती कर रहे हैं, चावल जैसी फसलों की खेती कर रहे हैं, दाल की खेती कर रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन पेरिशेबल आइटम है, यानी कि आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं कुछ टाइम तक और ये खराब नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो वो पेरिशेबल आइटम है, बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस उसमें होते हैं। तो आपको सब्जियों की खेती के लिए इस तरह का एक मार्केटिंग चैनल डेवलप करना है ताकि आपकी ये जो सब्जियां हैं खराब होने से पहले कस्टमर्स तक पहुंच जाएं। तो पहला एक तरीका है कि अगर आपका खेत एक ऐसी जगह पे है जहां कस्टमर्स का आना जाना है, जहां थोड़ा सा चहल पहल है, तो आप अपने खेत पर ही एक इस तरह का आउटलेट आप ओपन कर सकते हैं जहां से आप सब्जियों की जो ताजी सब्जियां हैं वो आप बेच सकते हैं। और इस बहाने आप कस्टमर्स को अपना खेत भी दिखा सकते हैं कि देखिए मैं अपने खेत पर कोई भी जहर का उपयोग नहीं कर रहा हूं और आप ये जहर मुक्त सब्जियां आप एक बार मेरे यहाँ खेत की खा के देखिए। तो एक ये तरीका है जहां आप अपने सब्जियों की मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा ये है जो हमारे भोपाल में जनरली काफ़ी जगह हो रहा है कि एक कम्युनिटी मार्केट हमारे यहाँ है जहाँ मान लीजिए हर संडे इस तरह का मार्केट लगता है जहाँ भोपाल के आसपास के जो किसान हैं जो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो अपने उत्पाद वहाँ लेके आते हैं, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो चावल हो, चाहे वो इस तरह की दाल उन्होंने प्रोसेस करके बनाई हो। तो इस तरह के जो आपके शहर के आसपास कम्युनिटी मार्केट है वहाँ भी आप फोकस कर सकते हैं और वहाँ भी आप अपने प्रोड्यूस को मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह मार्केट करने से धीरे धीरे आपका नाम बढ़ता है, आपके सेट ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो जुड़ते जाते हैं और वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से यही कस्टमर्स आपको दूसरे कस्टमर्स का रेफरेंस देते हैं। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया आपका जो उत्पाद है, आपका जो प्रोडक्ट है वही अपने आप में एक सर्टिफिकेट है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो। और एक और पॉइंट वो है कि अगर आपके पास इस तरह का मार्केट डेवलप नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक रिटेल आउटलेट है, जैसे कि एक मैंने वीडियो में बताया था सुधांशु जी हैं जो मेरे भोपाल में, उनका एक ऑर्गेनिक आउटलेट है,
उनका एक वीडियो मैंने बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह के आउटलेट पे भी आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। अब जैसे सुधांशु जी मेरे से पपीता भी लेते हैं, जो ड्रमस्टिक मोरिंगा मैंने लगाया वो भी उन्होंने मुझसे लिया। उन्होंने मुझसे शरबती गेहूं लिया है, बंसी गेहूं लिया है, और कई तरह की जो सब्जियां मैं अपने खेत पे कभी कभी ग्रो करता हूं तो वो मेरे से लेते हैं और बहुत अच्छा प्राइस मेरे को देते हैं। तो ये भी एक विन विन सिचुएशन है मेरे लिए भी, सुधांशु जी के लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी, बिकॉज वो उनका जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा नहीं है, कस्टमर्स को उनके पॉकेट पे भारी नहीं पड़ता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिक आउटलेट को भी आप टारगेट कर सकते हैं। साथियों, एक और तरीका है जिससे आप अपनी सब्जियों को मार्केट कर सकते हैं, वो तरीका है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था। एक्टर राजेश कुमार जी जो बॉम्बे के पास में खेती कर रहे हैं, उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल अपने यहाँ अपनाया हुआ है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस मॉडल में आपको बस ये करना है कि इस तरह की करीब 50 से 100 फैमिलीज को आपको आइडेंटिफाई करना है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल मतलब कि आप उनसे एडवांस में एक सर्टेन अमाउंट आप ले सकते हैं। वो आप अमाउंट कितना होगा वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। हर शहर के हिसाब से अलग अलग अमाउंट हो सकता है। तो ये ऐसे मान लीजिए 2000 रुपये आपने महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है तो 2000 रुपये में आप उनको महीने भर की सब्जी प्रोवाइड करेंगे, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार। तो वो जो फ्रिक्वेंसी है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें आपको एक एडवांस में पैसे मिलते हैं, तो वो अमाउंट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने खेती के एक्सपेंसेस के लिए। और आपको एक आइडिया होगा कि कितने कस्टमर्स आपके साथ जुड़ चुके हैं, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्शन को एक टारगेट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको सब्जियां ग्रो करनी है, कौन सी सब्जियां लगानी है और कब कब आपको वो सप्लाई करनी है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी सब्जियों को मार्केट करने का। साथियों, ये जितने भी मैंने आज आपको पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ही एक समझ लीजिए कि बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपनी खेती में। मैं इस तरह की कोई भी आपको मार्केटिंग जार्गन्स आपको लेके नहीं आना चाह रहा था कि आप B2C मार्केटिंग करें यानी बिजनेस टू कस्टमर, या बिजनेस टू B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग करें। एक सरल भाषा में आपको ये वीडियो में दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से आप अपने मार्केट को डेवलप कर सकते हैं। एक और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे एक एडेड प्रेशर ना डालें शुरू में कि आपने खेती शुरू की है प्राकृतिक और आपका मार्केट डेवलप नहीं होता, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, राइट। सो आप कोशिश करते रहिए, प्रोडक्शन पर फोकस करिए, जहर डालना अपनी मिट्टी में बंद कर दीजिए और आप देखिए 1-2 साल में आप बहुत अच्छा आपका मार्केट डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपकी एंटरप्राइजिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप इसको एक दूसरे ही लेवल पे लेके जा सकते हैं। मेरे को अब्रॉड से भी ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं, US से ऑर्डर्स आए हैं, मेरे को मिडिल ईस्ट से में भी मेरे को ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं। ऐसे कई एक्सपोर्टर्स हैं जो दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, पुणे में हैं, जो मेरे को टन्स के उसमें क्वांटिटी में मेरे को शरबती गेहूं को ऑर्डर देते हैं। तो बस आपको प्रोडक्शन पे फोकस करके इस तरह की मॉडल्स जो मार्केट्स है उसको आपको एक्सप्लोर करना है। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मार्केटिंग से लेके अभी भी कुछ शंकाएं हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। जितने भी आपके मन में प्रश्न आए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए और मैं कोशिश करूंगा कि एक एक जो प्रश्न है उनके सभी प्रश्नों के आपको जवाब दे सकूं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9303539939। तो अगर आपको अपने फसलों से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, और जो मैं रेगुलर वेबिनार्स कंडक्ट करता हूं उन वेबिनार्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल करने हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।